हेलो एवरीवन, आज हम सेट नंबर 1 का लेक्चर 20 कवर करने वाले हैं और आज का हमारा इस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन देखिए, तरंगाग्र से क्या तात्पर्य? हाइगेंस के तरंगाग्र संबंधी नियम की व्याख्या करके परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन के पढ़ने के बाद आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कभी कोई डाउट नहीं बचने वाला है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये रिपीट होता है तो आपको यही 5 मार्क्स में इतना लिखना है जितना मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, नंबर आपके नहीं कटेंगे। तो दोस्तों, अगर आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखने के बाद आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि हाँ, बाकी इस चैनल पे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को पढ़ाया जाता है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम समझेंगे तरंगाग्र को। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे तरंगाग्र। देखो, मैं तरंगाग्र को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने ले लिया यहाँ पर एक ये पेज। ठीक है, देखो, जब तुम नदी के अंदर, मैं जो समझा रहा हूँ मेथड बस देख लो। देखो, नदी के अंदर या फिर किसी तालाब के अंदर तुमने कभी पत्थर फेंका होगा, फेंका है पत्थर। जब पत्थर फेंकने के बाद ये जो पत्थर है, ये ऊर्जा का जो स्रोत है, तो यहाँ से एनर्जी क्या करता है, अपनी आगे ट्रांसफ़र कर देता है, कणों के रूप में एनर्जी आगे ट्रांसफ़र कर देता है। अगर हम इन सभी कणों को मिला दें, अगर हम इन सभी कणों को मिला दें तो एक पथ बनता है। इस पथ को ही हम कहते हैं तरंगाग्र। ठीक, आई होप ये समझ आया होगा। अब उसके बाद ये वाले जो कण हैं, ये भी स्रोत की तरह काम करते हैं, बिंदु स्रोत की तरह काम कार्य करते हैं, इसलिए ये अपनी एनर्जी आगे ट्रांसफ़र करते हैं इन्हीं कणों के रूप में। अगर हम इन सभी कणों को मिला दें तो एक पथ हमारा और तैयार हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं द्वितीयक तरंगाग्र। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। इस तरीके से अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते जाते हैं और उनको हम मिलाते चले जाएं तो हमें पथ मिलते चले जाएंगे। उन्हीं पथों को हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र। ठीक है, बाकी देखो मैंने इसको इस तरीके से दिखाया है। ठीक है, अब ये जो तरंगाग्र होता है, ये तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। ठीक है, देखो ये है तरंग संचरण की दिशा, मतलब तरंग लगातार कहाँ बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो जो वेव फ्रंट होता है वो तरंग संचरण की दिशा के कैसा होता है, लंबवत होता है। आगे आपको पता चल जाएगा जब हम इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो और डिटेल में इसको समझेंगे। जो तरंगाग्र होता है, हमारा जो तरंगाग्र होता है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। ठीक है, बाकी कितने प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है तरंगाग्र। एक होता है गोलीय तरंगाग्र, एक होता है बेलनाकार तरंगाग्र, दूसरा होता है समतल तरंगाग्र। तीनों मैंने डायग्राम बना दी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा। ठीक है, देखिए, किसी एक माध्यम में जिसमें कोई तरंग संचरित हो रही, यदि हम कोई ऐसा पृष्ठ खींचे, अभी हमने ये खींचा, देखो ये क्या है, एक पृष्ठ, कोई ऐसा पृष्ठ खींचे जिसमें स्थित कण कंपन की समान कला में हो, तो ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। तो आई होप ये तरंगाग्र आपको समझ आ गया होगा। बाकी आगे देखिए, नोट करके हमने लिखा है यहाँ पर, तरंगाग्र सदैव तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। तरंगाग्र सदैव तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये आपको जब मैं कराऊंगा परावर्तन की व्याख्या तो आपको बहुत क्लियर ये लाइन समझ आएगी। ठीक है, तो बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। उसके बाद देखिए, तरंगाग्र 3 प्रकार का होता है, गोलीय तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र और तीसरा है समतल तरंगाग्र। ठीक है, उसके बाद आपको इन तीनों डायग्राम्स को बना देना है। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए, हमने हेडिंग डाल दी है तरंगाग्र का सिद्धांत एक्चुअल में है क्या। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। देखो, ये वही है जो हम अभी ऊपर समझ के आए। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, तरंगाग्र का, चलो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ और बाकी समझते रहो। तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, आगे देखिए, तरंगिकाओं का एक स्रोत है जो समान गति से आगे प्रसार
करता है। तरंगिकाओं का एक स्रोत है जो समान गति से आगे प्रसार करता है। और तुमने ऐसा देखा होगा, ये जब किसी पत्थर को तुम फेंकते हो वो लगातार आगे बढ़ता चला जाता है समान गति से। ठीक है, ये है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। अब हमारा यहाँ से मेन डेरिवेशन होता है स्टार्ट। तो दोस्तों, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या को समझने के लिए हम एक डायग्राम का यूज़ करेंगे। ठीक है, तभी हम परावर्तन की व्याख्या कर पाएंगे। देखो, हमने यहाँ पर एक पृष्ठ लिया है, ये एक पृष्ठ है, और ठीक है, यहाँ पर क्या है, नीचे सारे इसमें पॉलिश है। ओके, चलो मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ये इसमें क्या है, नीचे पॉलिश है। तो हमने यहाँ पर एक तरंगाग्र को आपतित कराया है, तरंगाग्र को एक आपतित कराया है। ये है तरंग संचरण की दिशा। देखो, स्टेटमेंट को याद रखना, जो तरंगाग्र होता है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। तो यह है तरंग संचरण की दिशा। तो जो हमारा तरंगाग्र होगा वो इस तरीके से इसके लंबवत आगे आएगा। कैसा आएगा, इसके लंबवत। देखो, यह है तरंग संचरण की दिशा, ध्यान दो। देखो, यह है तरंग संचरण की दिशा, और तरंगाग्र हमारा कैसा बढ़ता है, इसके लंबवत इस तरीके से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये जो तरंगाग्र है इस तरंग संचरण की दिशा के क्या होता है, लंबवत। तो एंगल कितने का बनेगा यहाँ पर, तो एंगल बनेगा अपना यहाँ पर 90 डिग्री। देखो दोस्तों, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी इसलिए हम बना रहे हैं यहाँ पर। ये कितने का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। ओके, अब यहाँ पर देखो, जब कोई किरण आपतित हुई है, इस तरंगाग्र का हम चलो नाम दे देते हैं ए और बी। इसका नाम दे दे रहे हैं ए और इसका नाम देंगे यहाँ पर बी। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। बाकी हमने यहाँ पे लिखा आपतित तरंगाग्र। ठीक है, ये आने वाला तरंगाग्र है। अब देखो होगा क्या, तरंगाग्र का ये वाली जो किरण है ये पहले पृष्ठ से टकराई है, तो ये टकराने के बाद पहले जाएगी। और ये वाली जो तरंगाग्र की किरण है अब ये नहीं टकराई है, तो जब तक यहाँ से ये वाली किरण टकरा कर यहाँ पहुँचेगी, हो सकता है ये वाली किरण बाद में टकरा के आगे जाए। तो जो पहले आया है पहले जाएगा, जो बाद में आया है बाद में जाएगा। बस आपको समझना है। ठीक, अब देखिए, चलो अब इसको हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखो, ये वाली जो किरण है वो यहाँ से कहाँ चली जाएगी, आगे चली जाएगी। चलो अब भाई देखो, डायग्राम है तो गलत भी हो सकता है, लेकिन हम ट्राई करते हैं क्योंकि अब हाथ का काम है ये सारा। तो यहाँ से हम इसको टकराने के बाद कहाँ भेजते हैं, आगे हमने इसको भेज दिया। ठीक है, ये आगे चली गई। ओके, अब उतनी ही देर में हो सकता है ये वाली किरण यहाँ से जब यहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, किस पॉइंट पर, ए से ए डैश पर पहुँचे। तो हो सकता है ये वाली वी जो किरण है, ये वाली वी किरण वो बी से कहाँ पहुँचे, वी डैश पर पहुँचे। तो मैं इसको इस तरीके से थोड़ा सा तिरछा करके बना रहा हूँ ताकि सही आ जाए। ये कहाँ पहुँचेगी, बी से बी डैश पर पहुँचे। ठीक है, तो हमने इसको बी से बी डैश पर दिखा दिया है। चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये बी से बी डैश, बी से बी डैश। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये टकराई है तो इसको भी कहाँ जाना है, टकरा कर वापस हो जाना। तो ये यहाँ से अब इस तरीके से वापस हो जाएगी। ठीक है, अब ये तरंग संचरण की दिशा है, तो तरंगाग्र इस तरंग संचरण की दिशा के क्या होगा, बिल्कुल लंबवत। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल लंबवत एक तरंगाग्र। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सा तरंगाग्र है अपना, परावर्तित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र। ओके, तो ये है परावर्तित तरंगाग्र। तो आई होप ये दो चीज़ें आपको दिख रही होंगी। अब हम क्या करेंगे, इस ए डैश को इससे मिलाते हैं। ठीक है, ए डैश को इससे मिलाते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हटा रहे हैं पहले। मान लो ये यहाँ पर आई थी, कहाँ पर आ गई, यहाँ, ए डैश यहाँ पर है। आगे समझोगे क्यों करा है ऐसा, ये ए से ए डैश यहाँ मान लो। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिला रहे हैं, इसको और इसको मिलाएंगे, तो ये हमारा बनेगा परावर्तित तरंगाग्र। ठीक है, ये हमारा बनेगा परावर्तित तरंगाग्र। क्योंकि जो परावर्तित तरंगाग्र होता है, देखो भाई, क्योंकि जो परावर्तित तरंगाग्र होता है ये तरंग संचरण की दिशा के क्या होता है,
लंबवत होता है, इसीलिए देखो अगर यहाँ बना दे तो ये थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमने पॉइंट ए डैश को काट के यहाँ लिखा है। देखो ये हो गया तरंगाग्र और ये है तरंग संचरण की दिशा। तो आगे परपेंडिकुलर ये इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो आई होप ये डायग्राम अभी तक आपको समझ आ रहा होगा। तो अब हम इस डायग्राम में आगे कुछ और काम करते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या करना है। देखो ये है आपतित किरण। तो आपतित किरण अगर ये है और यहाँ पृष्ठ पे टकराइए तो यहाँ पर है इसका आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पे हम क्या खींचते हैं, अभिलंब खींचते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक अभिलंब यहाँ पर डालते हैं। तो देखिए एक अभिलंब यहाँ पर ये डलेगा। तो हमने एक अभिलंब यहाँ डाल दिया, नाम दे दो उसका, चलो ये N1 ले लो इसका नाम। और एक बार प्रकाश की किरण यहाँ टकराइए तो हमें यहाँ से भी क्या डालना पड़ेगा, इस पर एक अभिलंब डालना पड़ेगा। तो यहाँ से एक अभिलंब हमने और डाल दिया, इसका नाम दे दो N2। ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, जो हमारा आपतन कोण होता है वो क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण हमारा कहलाता है आपतन कोण आई, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण आई कहलाता है। आगे देखो भाई, आपतित किरण और ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ये वाला कौन सा कोण कहलाएगा हमारा, परावर्तन कोण आर, ठीक, परावर्तन कोण आर। दोस्तों ये पता है ये कितना एंगल है, 90 डिग्री। ये वाला कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। ठीक है भाई, अब देखो हम आगे इसको और बढ़ाते हैं। अब जरा मुझे बताओ ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, 90 डिग्री है ये, और ये वाला कितना है, आई। तो ये कितना होगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हमारा 90 माइनस आई, 90 माइनस आई। इसी तरीके से अगर ये टोटल 90 है और ये वाला आर है तो ये वाला एरिया कितना होगा, ये वाला, ये भी हमारा होगा, चलो मैं इधर बना दे रहा हूँ, 90 माइनस आर। क्लियर। अब एक बार ज़रा मुझे ये बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला, अगर ये देखो, अगर हमें देखो ये पूरा हमारे पास कितना है, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री। अगर हमें इसको 90 बनाना तो यहाँ पर ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, ये आई ही होना चाहिए। इसी तरीके से ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, आर होना चाहिए। तो ये है हमारा डायग्राम, फुली डायग्राम बन चुका है। तो बाकी हम जानते हैं ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो ये इस तरीके से हमारा डायग्राम पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, ठीक है। 90 माइनस आर, 90 माइनस आई। तो इस तरीके से हमने डायग्राम को अपने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। यह है आपतित तरंगाग्र और यह है परावर्तित तरंगाग्र। क्लियर, बात समझ आ गई, सही है भाई, ओके। तो करते हैं अब हम अपने वीडियो को फिर से रीस्टार्ट, ओके। अब हम करेंगे परावर्तन की व्याख्या। तो भाई अब परावर्तन की व्याख्या करने के लिए हमें यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है पूरी तरीके से, हाँ पूरी तरीके से डायग्राम दिखना चाहिए। चलो भाई करते हैं स्टार्ट। अब एक बात ज़रा मुझे ये बताओ, जब प्रकाश की किरण, जब आपतित प्रकाश की किरण ए से ए डैश तक पहुँचेगी उतनी ही देर में बी किरण बी डैश पर पहुँचेगी। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? जितनी देर में प्रकाश की किरण ए से ए डैश पर पहुँचेगी उतनी देर में प्रकाश की किरण बी से बी डैश पर पहुँचेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस दूरी को हम कैलकुलेट करेंगे, कितनी दूरी तय की है। मान लो इस माध्यम की जो चाल है, इस माध्यम की चाल मान लो v है। कितनी चाल है वो, सॉरी, इस माध्यम का जो वेग है, इस माध्यम में जो प्रकाश का वेग है उसको हम b मान के चल रहे हैं, ठीक है। इस माध्यम में जो प्रकाश का वेग है उसको b मान के चल रहे हैं, ओके। चलो करते हैं अपने डेरिवेशन को स्टार्ट। देखिए भाई, ए से ए डैश तक पहुंचने में तय दूरी, ए से ए डैश तक पहुंचने में तय दूरी। तो ए से ए डैश तक पहुंचने में अगर हमने मान लिया कि टाइम t लगा है तो उतना ही टाइम में बी से कहाँ पहुंचेगा, बी डैश पर पहुंचेगा, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर ए से, चलो पेन चेंज कर लेते हैं, ए से ए डैश तक
पहुंचने में तय दूरी। दूरी का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? चाल गुणा समय। तो हम लिखेंगे चाल गुणा समय। ओके, चाल हम मान चुके हैं कितनी है v, और समय कितना लगा है? मान लो t समय लगा है। ठीक है, ओके। अब इतने ही टाइम में, जितने टाइम में a डैश तक पहुंचा है उतने ही टाइम में b कहाँ पहुंचेगा? b डैश तक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे b से b डैश तक पहुंचने में लगा, पहुंचने में तय दूरी। तय दूरी, दूरी बराबर क्या होता है? फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, चाल गुणा समय। ओके, चाल कितनी है? इसी माध्यम है ना दोनों प्रकाश की चाल, प्रकाश की किरणें, तो चाल वही रहेगी क्योंकि समय तो बराबर ही लगेगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया v और t। कुल मिला के यहाँ से ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों कैसी आ गई? v गुणा t, दोनों दूरियाँ कैसी हैं? बराबर हैं। ठीक, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो एक स्टेटमेंट जो हमारा a डैश है वो किसके बराबर है? b डैश के बराबर, और ये दोनों किसके बराबर है? v गुणा t के बराबर है। ये याद रखना, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। ओके, परावर्तन की हमें व्याख्या करना है। देखो परावर्तन का जो नियम होता है वो कितना होता है? कोण I बराबर R। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। हमें इसको सिद्ध करना है, बस हम उसी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो आगे देखिए भाई, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, आगे हम क्या करते हैं? अब हम दो त्रिभुज लेंगे। देखो यहाँ पर दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, A B B डैश, उसके बाद A डैश B डैश, दो त्रिभुज दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज A B डैश, B डैश, व दूसरा कौन सा त्रिभुज? A डैश B डैश, A डैश B डैश। ये दोनों त्रिभुज हमने ले लिए। अब इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम दिखाएंगे। इन दोनों त्रिभुजों को क्या दिखाएंगे? सर्वांगसम। सर्वांगसम होने का मतलब ये होता है, अगर दो त्रिभुजों को हमने सर्वांगसम दिखा दिया तो उनकी सभी भुजाएं और उनके सभी कोण कैसे होते हैं? बराबर। और जब सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर होंगी, हमें दिखाना है i किसके बराबर? r के। तो ये i किसके बराबर हो जाएगा? r के बराबर हो जाएगा। जब i r के बराबर हो जाएगा तो इससे हम क्या, कौन सी व्याख्या कर देंगे? परावर्तन के दूसरे नियम की व्याख्या हम कर देंगे। ठीक, सॉरी, परावर्तन के पहले नियम की व्याख्या हम कर देंगे। चलो भाई, अब करते हैं। देखो, अब एक बात बताओ मुझे, अगर इस वाले त्रिभुज को तुम देख रहे हो, ये वाले त्रिभुज को, ये वाला त्रिभुज और दूसरा ये वाला त्रिभुज, इसमें ये वाली भुजा आ रही है कॉमन? है नहीं है? ए डैश बराबर किसके है? ए बी डैश इस वाले त्रिभुज में, और इस वाले त्रिभुज में भी देखोगे तो ए बी डैश। ये कैसी किरणें? ओवेनिस्ट रेखा है ये, तो ये है ओवेनिस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। और अगर तुम देखोगे यहाँ पर ये एंगल V और एंगल A डैश, ये भी दोनों कैसे हैं? बराबर। एंगल B और एंगल A डैश, ये भी दोनों कैसे हैं? 90 डिग्री के। ठीक है, और बाकी अगर तुम ये देखोगे, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों कैसी हैं? बराबर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं A डैश B डैश, ये दोनों किसके बराबर है? V गुणा T के बराबर। अगर किसी त्रिभुज के एक कोण और दो भुजाएं बराबर है, देखो A डैश, ये वाली भुजा बराबर है, और A से A डैश और B से B डैश, ये दोनों भुजाएं भी कैसी हैं? बराबर। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो, तो हम मान के यही चलते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांगसम त्रिभुज हैं। तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज कैसा हो गया? सर्वांगसम। ठीक है, तो लिखेंगे अतः B डैश व A डैश B डैश सर्वांग सम है। अब सर्वांग सम है तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये वाला I और ये वाला R दोनों कैसे हैं? बराबर है। तो यहाँ पर एंगल I बराबर एंगल R, तो यही है परावर्तन का नियम। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। हमने इस बात को सिद्ध कर दिया है। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। उसके बाद हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हम समझेंगे चित्र से। देखो ये है आपतित किरण
परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यह है दूसरा। ठीक है, अगला देखो भी, चित्र से स्पष्ट है, यहां लिख देना चित्र से आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब। आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित है। तो इस तरीके से हमने हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन के नियमों की व्याख्या कर दी है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई है तो इस वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लें, पूरा वीडियो लेक्चर आपके समझ आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।